नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं संसद के इस मानसून सत्र में गतिरोध चल रहा है, अभी तक किसी भी समय सदन चलता है हुआ नहीं देखा गया और बार-बार ये पूरा आरोप जो है वो विपक्ष के ऊपर लगा दिया जा रहा है कि सदन जो है विपक्ष के चलते नहीं चल रहा। आज जगदंबिका पाल साहब जब बैठे तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण पढ़ा जिसमें पूरी तरीके से दोषारोपण किया गया विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, सरकार बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। क्या वास्तव में सरकार तैयार है? एक तो सवाल ये है और दूसरा कि आखिर आज ओम बिरला साहब ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी पार्टियों की बैठक की, उसके बाद क्या स्थिति रही? क्या सदन चलने पे सब लोग एग्री हो गए हैं? और एग्री हो गए हैं तो क्या ऐसे हालात बने जिनकी वजह से सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया एकदम से? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, सदन कौन नहीं चलने दे रहा और कौन नहीं चला रहा ये तो पूरा देश देख रहा है। लेकिन एक जो आपका जो ये पोमेरियन मीडिया है, जिस तरीके का नैरेटिव बनाता है, सांसदों ने ये कर दिया, विपक्ष ने ये कर दिया, वो नहीं कर दिया। आप देखिए संसद में कितनी भारत सरकार की, मोदी जी की, उनकी सबकी आस्था है। ये तो आपने 21 तारीख को दोपहर देख लिया था सुबह, जब मोदी जी ने सदन की बजाय सदन परिसर में 18 घंटे राष्ट्र का नाम संदेश दे मारा। ठीक, संसद की कार्रवाई के पहले दिन प्रधानमंत्री को अगर वो सारे मुद्दे बोल नहीं थे, वो उत्सव मना नहीं थे और तमाम चीजें करनी थी, तो वो पर्व अंदर मनाए जाने चाहिए थे, बाहर नहीं। तो इससे संसद के प्रति इनकी जो श्रद्धा है, जो आस्था है, एक तो वो बात बड़ी स्पष्ट मानिएगा कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले गुजरात में भी विधानसभा में यही होता था और यहाँ के उसका और रिफाइंड मॉडल है कि ना तो सवालों के जवाब देंगे और ना कार्रवाई करेंगे और दोष विपक्ष पे मढ़ेंगे। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, 11 साल हो गए, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। सवाल तो राम प्रकाश जी है कि अगर आप आज सर्वदलीय मीटिंग कर सकते हैं दोपहर को 12:30 बजे स्पीकर, तो पहले दिन कर लेते और उसमें चॉकआउट हो जाता। विपक्ष तो सारी बातें कह ही रहा है कि इन मुद्दों पर हमें बातचीत चाहिए। पहलगांव पे चाहिए, SIR पे चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर पे चाहिए, विदेश नीति पे चाहिए, कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने वाले मसले पे चाहिए। उन्होंने तो बाकायदा पूरी लिस्ट दी और संसद तो चर्चा के लिए होती है। तो संसद की चर्चा से भाग कौन रहा है? विपक्ष तो पहले दिन से कह रहा हम चर्चा करने के तैयार। अब ऐसा क्या हुआ? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। जो कुछ ये घटनाक्रम पिछले 2 दिन में हुआ है और उससे पहले जब हम पहले बार बात कर रहे थे, जब सदन शुरू होने वाला था, आपको याद होगा, तो हमने क्या कहा था कि ये सदन, इस बार का जो सेशन है मानसून का, ये मोदी जी के अब तक के प्रधानमंत्री के कार्यकाल का सबसे चुनौतीपूर्ण सेशन होने वाला है। और वो सारी चीजें देखिए आप जुड़ती जा रही है कि जिन जिन मसलों पर सरकार 10 मई से लेकर के आज तक करनी काटती आई है, अब वो वहां पर आकर फंस के खड़ी होगी कि उसको ना चाहते हुए भी चर्चा करेंगे। इसी तरीके से जो चुनाव आयोग SIR बिहार में जिस तरीके से कर रहा है, उसकी सारी पाइपलाइन एक्सपोज हो गई है और वो मोदी जी की शैली में ही काम करते हुए अपने ट्विटरबाजी कर रहा है। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो कोशिश भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने नहीं की, सूत्रों के मुताबिक सारा खेल चल रहा है। तो ये जो चीजें थी, ये अल्टीमेटली तो सरकार को बैकफुट पे आना ही था। धनखड़ साहब का जिस तरीके का इस्तीफा हुआ, जिस तरीके से उनके दफ्तर को सील करने की बात आई, जिस तरीके की असम्मानजनक विदाई, असम्मानजनक शब्द में जान के कह रहा हूं, मैं नकारात्मक नहीं होना चाहता कम से कम किसी व्यक्ति के जाने पर, बाकी तो असम्मान नहीं, वो कुछ और है। लेकिन चलिए, उनको ना बोलने का मौका दिया गया, जिस तरीके से सारी चीजें हुई। उसके बाद जो कल अनिल अंबानी वाला आपने घटनाक्रम देखा, हेडलाइन बदलने को लेकर के, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कल रेड्स हुई वो आईवाश है कंप्लीटली। अगर आपने ध्यान किया हो कि अनिल अंबानी के कहीं पर रेड नहीं हुई। अनिल अंबानी के जो गुर्गे हैं, जितने भी जो उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन सब के ऊपर रेड्स हुई है। वो किस किस पे हुई है आपको मैं नाम बता दूं। संजय दांगी पे हुई है, सतीश सेठ पे हुई है, अमिताभ झुंझुनवाला पे हुई है, अमित दांगी पे हुई है, पुनीत गर्ग, छाया विरानी, आकाश सूरी, जितेंद्र संघवी, अमित बापना, पिनकेश शाह, रविंद्र सुधालकर, अनुराग शर्मा, हर्षित शुक्ला, कमलकांत गुप्ता, वरुण अग्रवाल, अमरीश शाह, संदीप खोसला यशपाल और प्रदीप श्रॉफ। ये 18 टॉप एग्जीक्यूटिव है अनिल अंबानी के, जिनके यहाँ रेड हुई। जो एक ये पॉपुलर नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी कि अनिल अंबानी के इतने ठिकाने, ये बेसिकली उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप CEO लेवल या उस तरह के जो लोग हैं, उनसे उनके यहाँ पर रेड की गई है जानबूझ करके, और अनिल अंबानी को कहीं छुआ नहीं गया। निश्चित तौर पर उससे रिलेटेड है, लेकिन आप तो सबसे पहले उसको पकड़िए ना जो करता धरता है कंपनी। अभी तक आपने सुना है किसी और के कर्मचारियों की रेड हुई और सेठ के होना हुई हो? तो बेसिकली सरकार राम प्रकाश जी बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है, नैरेटिव बदलने की कोशिश करती है, एक्सपोज हो जाती है। ये सारा घटनाक्रम अल्टीमेटली यहां पहुंचना ही था।
और प्रधानमंत्री जी की आस्था तो आपने पहले भी देखी, 30 तारीख को सदन के बाहर बोले 18 दिन। नहीं, उसके हेमंत बाद सर, विदेश, हाँ, माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं यहाँ, प्रधानमंत्री पे बाद में आ जाते हैं। जरा मुझे एक चीज पहले समझा दें कि जब अब अगर पहली चीज तो ये कि क्या मानसून सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक नहीं हुई थी, तब ये तय नहीं हुआ था कि कैसे सदन चलेगा? क्या ओम बिरला वहां पर ओम बिरला उसको फाइनलाइज नहीं कर पाए थे? और आज की अगर ये बैठक हुई और संसद आगे अगर गतिरोध खत्म हो करके मंडे से संसद सही से चलने लगती है, तो क्या माना जाए, इस संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए झुका कौन? सरकार झुकी, विपक्ष झुका? राम प्रकाश जी, अगर स्पीकर के बस का होता तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्पीकर के बस का होता तो पहले दिन ही मान लेते ना। स्पीकर का फैसला थोड़ी, तो सरकार का फैसला है। सरकार ने स्पीकर को कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली, सरकार सहमत हुई, विपक्ष तो पहले से सहमत था। पूरा एक हफ्ता बर्बाद कर दिया ना। आप 21 तारीख सोमवार से सेशन शुरू हुआ था, आज देख लीजिए कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो क्योंकि वो उनको सूट करता था, वो उन्होंने एक अपना ऑपरेशन का प्रोसीजर बना रखा है। लगातार आप देख लीजिए संसद में कब प्रोडक्टिव चर्चा होने लगी। चूंकि विपक्ष बेचैन था कि किसी तरीके से संसद में कार्रवाई होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तो बेसिकली उनको तो मानना ही था, सवाल तो सरकार के मानने का। तो सरकार मान गई, क्यों? क्योंकि जितना भागेंगे उतना ज्यादा एक्सपोज होंगे। आप ये देखिए ना कि प्रधानमंत्री जी तो विजय पर्व मना रहे थे, गौरव और सारी चीजें, और वो जो ट्रंप बैठा है वहां पे, उसने 25 बात फिर बोल दिया। तो ये जितने सवाल हैं, ये सवाल तो संसद में देने पड़ेंगे ना, विजय पर्व मनाते रहिए बार। तो 10 मई का घटनाक्रम अब आकर के सरकार उसमें चर्चा पे तैयार हुई, और ठीकरा किसके ऊपर? विपक्ष के ऊपर। ये कोई नई चीज नहीं है, लगातार करते हैं ये सब चीजें। अब इनको ये लगा कि अब एम्बेरसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जो नैरेटिव पेडल करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा है। डॉगी मीडिया तमाम कोशिश कर ले, पोमेरियन बेसिक मीडिया कुछ भी कर ले, लेकिन राम प्रकाश जी ये बात तो आप मानेंगे ना कि जो सवाल वैलिड खड़े हुए हैं, चाहे वो पहलगाम में आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर के, चाहे सुरक्षा चूक को लेकर, खुफिया चूक को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर में जहाज गिरने को लेकर के, और उनमें से कोई भी सवाल विपक्ष से पहले सेना ने उठाया है। सीडीएस ने बताया जहाज गिर गए, आपके डिफेंस अटैची ने बताया कि पाकिस्तान की एडी पे हमला नहीं करना था, हमें मना किया गया था पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा। और डिप्टी चीफ ने क्या कहा दिल्ली के अंदर? उन्होंने ये कह दिया कि साहब पाकिस्तान और चीन मिलकर लड़े, आप चीन के साथ पिंगे बढ़ा रहे हो। पूरी की पूरी मोदी सरकार लाइन में लगाए खड़ी। सबसे देखिए, जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबसे पहले अडानी गए, जयशंकर गए, राजनाथ गए, डोवल गए, अब मोदी जी की जाने की तैयारी। तो क्या बच गया? चाइना को तो ये पूछना ही चाहिए था कि आप पाकिस्तान के साथ कैसे खड़े थे, रियल टाइम फुटेज कैसे दे रहे थे उनको, सैटेलाइट एक्सेस कैसे दे रही। उसकी बजाय आप क्या कर रहे थे? आप बिजनेस बढ़ा रहे थे, आप प्रेम की पिंगे बढ़ा रहे थे, आप तो लाल आंख दिखाने आए थे। आपके तो मुंह से चीन का नाम नहीं निकल रहा। सदन में पूछेंगे ना, आपने सांसद भेजे थे तमाम देशों के अंदर, क्या हुआ उसका? विदेश नीति कहां खड़ी है? बता दीजिए। ये जो एफटीए कल आपने साइन किया है ब्रिटेन के साथ, ये 3 साल से और वो चल रही थी सारी, जो मोल भाव चल रहा था, ये राम प्रकाश जी लागू होने में 8 महीने से। सर 3 साल से नहीं सर, ये 18 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी, 18 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। क्योंकि अभी जब साइन करके मोदी जी आएंगे तो छाती चौड़ी करके बताया जाएगा कि दुनिया में हमने भारत के कल्याण के लिए क्या क्या कुछ कर दिया। तो दर्शकों को ये जान लेना जरूरी है कि इसकी नींव 18 साल पहले रखी गई थी। नहीं, वो रखी गई थी, लेकिन उस पर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो सीरियस डिस्कशन होना चाहिए था, जो दोनों को आगे, एक होता है नींव रखना और नींव रख के छोड़ देना, तो वो इरेलेवेंट हो जाती है। इस पर जो सीरियस डिस्कशन हुए सारे के सारे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ, चाहे ब्रिटेन के साथ, चाहे यूएस के साथ, वो सारा का सारा मामला ही 2020 के बाद चला। तो उसको उस रूप में देखिए आप। विचार था पुराना, बहुत पुराना विचार था, लेकिन अब जाके क्रियान्वित उस तरीके से हुआ है ये। तो अब ये आप देखिए ना, ये तो 8 महीने से 12 महीने में लागू होनी है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सर, मैं रोक दे रहा हूं आपको, अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से नींव रखी गई थी, क्या वास्तव में उसी तरीके से उसको आज एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके के, जिस हालात में आज सरकार चल रही है, तमाम देशों में अलग अलग वजहों से नसें दबी हुई हैं, अलग अलग वजहों से समझौते करने पड़ रहे हैं, उसमें आपने वहां पर क्या नुकसान करके, भारत के लिहाज से क्या नुकसान करके, भारत की जनता का क्या नुकसान करके, आप क्या डील दे करके वहां पर ये साइन कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है देश की जनता इससे कंसर्न होगी, जानेगी इसको। राम प्रकाश जी, अभी आप केवल मोदी जी का डंका देखिए, टीवी विज्ञापन सारे उस डंके पे लगे हुए। उन्होंने ये कर दिया, स्टॉर्मर के साथ ये खिलखिला रहे थे, बच्चों से मिल रहे थे, म्यूट वीडियो जारी कर रहे थे, कागज से पढ़ रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिल पाया। अभी उस डंके को सुनिए, अभी उसकी डिटेल्स तो फाइन, जितना फाइन प्रिंट है वो तो आया ही नहीं है बाहर।
अभी तक तो जी जी। दस्तक हो गई, बस बात खत्म। मैं जो आपको कहना चाह रहा था कि ये अभी लागू होने में 8 महीने से 12 महीने का समय लगेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट से रेक्टिफाई होगा, उसके बाद ये कानून बनेगा। ऐसे नहीं होता कि आपने वन वे ट्रैफिक कर दिया, वहां पे तरीके के काम। तो ऐसी क्या आफत थी कि इसको आप 21 जून के बाद, 21 अगस्त के बाद नहीं कर सकते थे? ये सदन से पहले नहीं कर सकते थे? चीजें तो फाइनलाइज हो गई थी। सदन के दौरान ही आपको 4 दिन क्यों जाना था? ये भी तो सवाल उठेगा ना। और वहां के आने से पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके चर्चा का फैसला करिए। तो यही फैसला मैं वो कह रहा हूँ कि आपने 20 तारीख को क्यों नहीं हम्म, किया, 19 तारीख को क्यों नहीं किया? अब नया क्या हो गया? क्योंकि सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि सरकार रिसीविंग एंड पे है। एसआईआर के मामले में बहुत बुरे तरीके से गिर गई। जो ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है, जिस तरीके के सबूत आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, ऑडियो आ रहे हैं, बीएलओ से बातचीत आ रही है, सब कुछ तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। और चुनाव आयोग बैकफुट पे है। चुनाव आयोग जबरदस्ती के, और राहुल गांधी ने जिस तरीके की चुनौती दे दी है कि हम चुनाव आयोग को छोड़ने वाले नहीं, तो वो सारी की सारी चीजें, वो आइसोलेशन में नहीं होता राम प्रकाश जी, ये सारा प्रेशर बिल्डअप होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और सरकार को उससे निकलना भारी पड़ रहा है। 18 तारीख को आपने संसद परिसर में बोल करके कि विजय पर्व का उत्सव है, कहा ना। तो ये 11 मई को क्यों नहीं मनाया आपने? 21 जुलाई तक किस बात की वेट कर रहे थे? और उसके बाद बीजेपी कहीं बोलती नहीं कुछ भी। किसी बीजेपी के नेता को आपने फौज के सवालों के जवाब देते हुए देखा है क्या? फौज के सवाल तो बहुत साधारण थे, कोई बेईमानी नहीं, नहीं सारे देश को पता है। सर, अब एक चीज समझना चाहते हैं कि अब जब ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, सदन चलाने की बात हो गई, एसआईआर का तो जम करके विरोध कर रहा है विपक्ष, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, जितनी देर भी मौका मिल रहा है। अब एक चीज मैं समझना ये चाहता हूं सर कि अब जो ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सीज फायर, ट्रंप के दावे, सब जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा था 8 बिंदु, अब उस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। क्योंकि पहले भी समय उन्होंने दिया था कि 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी, 9 घंटे राज्यसभा में चर्चा होगी। चर्चा कराने की बात बार बार हो रही थी, कब कराएंगे ये नहीं बता रहे थे। तो क्या अब ये माना जाए कि सरकार ने डेट तय कर दिया, समय तय कर दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पे कब चर्चा कराएंगे, कब हम पहलगाम पे जवाब देंगे? और इसका मतलब हम ये माने कि देश के सामने इस पूरे घटनाक्रम का पूरा सच आ जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर का, सीज फायर का, ट्रंप के दावों का? राम प्रकाश जी, सच तो आज तक मोदी जी ने 11 साल में किसी भी चीज का नहीं दिया, चाहे वो संसद हो, चाहे संसद से बाहर हो। वो जो चर्चा भी कराते हैं, आपको पता है कि वो अपनी शर्तों पे कराते हैं, अपने नियमों के तहत कराते हैं। तो नया लोकतंत्र। पहले क्या होता था, विपक्ष मांग करता था, स्पीकर तय कर देता था, भाई इस कानून के तहत, इस रूल के तहत हम वो करवाएंगे चर्चा। अब ये चर्चा 20 घंटे की होगी, लेकिन वही बात है, टर्म्स एंड कंडीशन मोदी सरकार तय करेगी। विपक्ष क्या कह रहा है कि हमारे सवालों के जवाब मोदी जी दें। आपको क्या लगता है मोदी जी जवाब देंगे? कभी नहीं देंगे। वो ज्यादा से ज्यादा राजनाथ को खड़ा कर देंगे। और राजनाथ को आप जानते हो वो क्या कहेंगे, राष्ट्र, देश का क्या नाम है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, ये सेनाओं का मामला है, इसमें सेंसिटिव सूचनाएं हैं, कुछ भी बताए बिना साइड स्टेप हो जाएंगे। गलवान के दौरान आपको ध्यान नहीं किया, चाइनीज अतिक्रमण के दौरान ध्यान नहीं आपको, अरुणाचल के अंदर काउंटीज बसाने का आपको ध्यान नहीं। किस सवाल का जवाब दिया? राफेल के मामले में क्या जवाब दिया? राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये इनको जो है ना, मीठा मीठा वाला है, गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, इनका जो ये चाहेंगे वैसे कर रहे हैं। विपक्ष की केवल एक आंशिक सफलता अभी ये मिल गई आपको कि एटलीस्ट चर्चा तो हुई। जिस चर्चा से 10 मई से लेकर के और आज 21 जुलाई जो सेशन शुरू हुआ, उस दौरान तो सरकार भागती रही ना। और 21 जुलाई को एकाएक विजय पर्व की घोषणा कर दी, ऑपरेशन सिंदूर की। जब सिंदूर ऑपरेशन खत्म ही नहीं हुआ तो विजय कैसे होगी? या तो आप उसकी समापन की घोषणा कर दीजिए, और अगर चल रहा है तो ये बता दीजिए कहां चल रहा है। तो मोदी जी की अपनी दपली है, अपना राग है, और उसी पे सारी भाजपा, उसी पे सारा मीडिया, उसी पे सारा सिस्टम काम करता है। लेकिन अब कम से कम ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन आवरणों में छुपती थी वो अब नहीं बचने वाला। आपको पता है विपक्ष में एक से एक बेहतरीन वक्ता है, तथ्यों को रखने वाले लोग हैं। अब सरकार की खाल तसल्ली से उधेड़ी जाएगी, चाहे वो पहलगाम की नाकामी हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के सवाल हो, और तमाम सवाल वो वही होगा। फिर आप देखिएगा, जैसे ही विपक्ष के नेता को एसआईआर का जिक्र करेंगे, बिरला साहब क्या कहेंगे? बिरला साहब तुरंत कहेंगे कि केवल सिंदूर की बात कीजिए, केवल पहलगाम की बात कीजिए। देख लीजिएगा। और मोदी जी बात कहां से शुरू करते हैं? नेहरू से, इंदिरा गांधी से, उससे नीचे बात ही नहीं करते। तो वो सारे रूल रेगुलेशन सारे के सारे विपक्ष के लिए। जब मोदी जी बोल रहे होते हैं, कोई मंत्री बोल रहा होता है, तो पिन ड्रॉप साइलेंस करके और चेयर उसको अड़ लेती है, उसको विपक्ष को रोकती है। फिर भी ये पहला अवसर है कि सरकार को अल्टीमेटली टर्म्स पे आना पड़ा। मोदी आ जाएंगे विदेश से कल, और उसके बाद मंडे से इस पर बातचीत होगी। करीब 20 घंटे की बहस का समय लोकसभा में रखा गया है, जो आज सर्वदलीय मीटिंग।
अब मतलब मोदी जी के दौरे के लिए ये सारे ड्रामे रचे गए थे कि मोदी जी बाहर रहेंगे, विपक्ष सवाल करेगा, हमले करेगा, बार बार सवाल उठाएगा तो देश के सामने पूरी बात जाएगी। और क्या इससे मोदी जी बाहर हैं ये बात दब जाएगी? राम प्रकाश जी, मोदी जी का बड़ा स्टाइल है। उनका ही इज ए मैन ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि इधर सेशन शुरू हुआ, सेशन की सारी तारीखें सरकार ही तय करती है ना। तो सरकार इस चीज को पहले कर सकती थी, बाद में कर सकती थी। मोदी जी का ब्रिटिश दौरा आगे भी हो सकता था, पीछे भी हो सकता था। उनकी प्रायोरिटीज का सवाल है। उनको दुनिया में डंका बजाने से ज्यादा मतलब है भारत की संसद चले ना चले। और भारत की संसद में उनको प्रसाद तो मिलने वाला है नहीं, उनकी जबरदस्त खिंचाई होने वाली है। जितने भी मसले हैं वो एक नाकामी के बहुत बड़े स्मारक हैं। पहलगांव से लेकर के जितने भी मुद्दे विपक्ष के हैं, जम्मू कश्मीर में कब से अब तक जो है क्यों नहीं उनको स्टेटहुड मिला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा चुनाव भी करा दिए, सही समय पे कराएंगे, इसके अलावा कोई चर्चा हुई तो बता दीजिए। आपने आजाद भारत के इतिहास में यूनियन टेरिटरी को उसको अपग्रेड करके स्टेट बनते देखा होगा? किसी स्टेट को यूटी बनते हुए देखा है क्या? तो मोदी जी उल्टी गंगा बहाने में महारत है, कुछ भी कर सकते हैं। और अब उनको नहीं दे रहे होता दर्जा। जो वहां का चुनाव हुआ मुख्यमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव हुए, चुना हुआ मुख्यमंत्री वहां पे सीआरपीएफ का सॉरी अपना क्या नाम हवलदार नहीं बदल सकता, होमगार्ड का, पुलिस उसके पास नहीं, गवर्नेंस उसके पास नहीं। दिल्ली वाला मॉडल लागू कर दिया सारे का सारा, एलजी इज द बॉस। तो उमर अब्दुल्ला करेंगे नहीं क्या? उमर अब्दुल्ला का जुलूस देखा था आपने, दीवार पे चढ़ के जिस तरीके से जा रहे थे, उन्हीं के सुरक्षा बल उन्हीं को रोक रहे थे चुने हुए मुख्यमंत्री को। तो मोदी जी ने तो इस देश का जो भी किया है वो सारा स्पष्ट है। अब तो विपक्ष को यह देखना है कि किन किन मुद्दों को कितना इफेक्टिवली उठा करके सरकार को ना केवल एक्सपोज करता है बल्कि उसको मैच पे लाता है कि बताइए इस बात का जवाब। और मान के चलिएगा मोदी जी जवाब नहीं देंगे। मोदी जी कभी भी ऐसी चीज का जवाब नहीं देंगे जिसपे वो जो कहते हैं ना एक अकेला सब पर भारी। तो वो भारी तो है बस बाहर, एक तरफा संवाद में भारी है, लोगों को जलील करने में भारी है। जब मेरिट्स में बात आएगी, सवाल जवाब की बात आएगी, तो मोदी जी ने कब जवाब दिया? आप कुछ भी सवाल पूछ लो, मोदी जी वही कहेंगे जो उनको कहना। तो इस बार ये पहला अवसर है कि मेरी आपको जिम्मे गारंटी है कि अभी तक तो विपक्ष ने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई। मैं आपको अब भी कह रहा हूं, मोदी जी इस बहस का जवाब नहीं देंगे, आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि यार उसका जवाब देना पड़ा। सर ये तो मानसून सत्र शुरू होने के पहले ही मीडिया ने खबर चला दी थी कि दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बस आप समझ लीजिए। नहीं, उसके बाद तो देखिए वो पहले की बात थी। तो विपक्ष ने कहा ना कि हमें पीएम से नीचे कुछ मंजूर नहीं, ये कहा ना, तमाम नैरेटिव बना, तो नहीं देंगे जवाब। ये मैं बता रहा हूं आपको अपने तजुर्बे। वो कि आज तक प्रधानमंत्री कार्यालय के पार्लियामेंट में क्या होता था, लोकसभा में और राज्यसभा में क्वेश्चन डे होता है पीएमओ का, जो प्रधानमंत्री के बुधवार और वीरवार को आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह सवाल जवाब करते, जो भी सांसदों के सवाल। आज तक मोदी जी भी सवाल का जवाब देते हुए देखा। तो मोदी जी उन परंपराओं से ऊपर, ऐसे ही विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, जवाब जिसे दिलवाना उसे दिलवाएंगे। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई, जब आपने अभी ये बात जो कही आपने, ओम बिरला साहब सबकी बैठक बुला लिए, सदन चलाने की बात तय करा ली, ये सब ठीक है। विपक्ष ने कह दिया कि हमें पीएम से नीचे कुछ मंजूर नहीं। इसका मतलब ये है कि पीएम के नाम पर बिरला ने आश्वासन दे दिया है लोकसभा स्पीकर ने, अभी विपक्ष तैयार हुआ है। नो, विपक्ष की तो केवल ये थी कि अब तो विपक्ष की तो मजबूरी देखिए ना कि वो सारे मुद्दों को लेकर के तैयारी किए बैठे हैं और सरकार चर्चा से भाग रही है। तो विपक्ष का तो था कि एक बार इनको एक्सपोज करने का मौका मिल जाए, और एक्सपोज ऐसा करो कि मजबूरी में प्रधानमंत्री को आना पड़े। और अल्टीमेटली क्या है कि प्रधानमंत्री तो इन मामलों में बोल ही नहीं पाएंगे। छोड़ दीजिए आप इस चक्कर को, कभी भी पहलगांव पे ये मानेंगे क्या कि क्या हुआ था, कैसे नाकामी हुई थी? एलजी ने कह तो दिया कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, गलती स्वीकार करके पार जिम्मेदारी ले ली। हुआ क्या? कौन जिम्मेदार था सुरक्षा चूक के लिए? वेयर हैव द हेड रोल्ड? खुफिया चूक के लिए कौन जिम्मेदार था? क्यों कहा था? याद कीजिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की चूक के लिए 2 व्यक्ति जिम्मेदार माने जाएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ और गृह मंत्री अमित शाह। क्या मोदी अफोर्ड कर सकते? वो जब ये कह रहे कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, एलजी साहब किस चीज की जिम्मेदारी ले रहे थे? सुरक्षा चूक की, खुफिया चूक की, आतंकवादी गिरफ्तार ना होने की? कौन सी जिम्मेदारी ले रहे थे? ये जिम्मेदारी किसकी है? इतनी भारी सुरक्षा बल के बावजूद सीमा पार करके पाकिस्तानी आतंकी आए कैसे? मोदी जी सवाल पूछा करते 13 में, याद नहीं आपको? अब वो आतंकवादी चले कहां गए? सर कैसे जवाब देंगे? सर एक मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल में सीज फायर और
ऑपरेशन सिंदूर और इन सब का जिक्र कर दिया तो धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ गया। अब अगर मोदी जी को बोलना पड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी जब बोलेंगे लोकसभा में तो जाहिर सी बात है कि पूरा देश इस सारे मुद्दे को सुनेगा, तो उसके बाद क्या ओम बिरला साहब का भी नंबर है क्या धनखड़ साहब के बाद? नहीं 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 नहीं, धनखड़ साहब की कुछ और चीजें थी। बिरला साहब तो अपने पार्टी काडर से चले हुए व्यक्ति थे, वो अपनी संस्कृति को समझते। कई बार क्या था, धनखड़ ओवरबोर्ड हो जाते थे, और जिन कारणों से वो गए वो अब दोबारा जो पुराना इतिहास हो गया उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। वो ना केवल बड़बोले थे, इनके लिए रह रहकर एम्बेरसमेंट करते थे, एक से ज्यादा बार करते थे, और मोदी जी को उस तरह की स्थिति पसंद नहीं। मोदी जी को इतना झुका हुआ व्यक्ति भी और झुका हुआ चाहिए था, सोचिए आप। तो इसलिए वो चलते बने, कोई खास बात नहीं। लेकिन देश के इतिहास में एक काला अध्याय और दर्ज हो गया कि उपराष्ट्रपति के साथ जिस तरीके की चीज हुई, दफ्तर से कर दिया गया, बड़े बेगैरत करके जिस तरीके से विदाई हो रही है। तो ये तो कभी पहली बार तो इस्तीफा ही नहीं हुआ था। ओम बिरला साहब सुरक्षित है, सर्वथा सुरक्षित। ओम बिरला साहब तो काडर से आते हैं ना जी, उनको तो पार्टी की, मोदी की संस्कृति का पता है, और वो अध्यक्ष बने ही इसलिए है कि मोदी जी उनकी प्रतिभा से बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रभावित, और वो मोदी जी को लगातार बचाते आए हैं। ये तो इतिहास की बात है, रिकॉर्ड की बात है, जब से ये बने बिरला। चलिए बिरला साहब की नौकरी का कोई खतरा नहीं, बिरला साहब की नौकरी सुरक्षित है। निश्चित तौर पे देश को ये देखना है कि देश को सच जानने का अधिकार है। अब कितना सच देश के सामने आ पाता है ये देखने वाली बात होगी। अगर प्रधानमंत्री इस पर जवाब देते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश होगा, अगर वो सदन में खुद खड़े होकर के इन सारे सवालों का जवाब दें जो विपक्ष उठा रहा है, देश की जनता उठा रही है, तमाम नेता उठा रहे हैं। जी बहुत जल्दी में राम प्रकाश जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं होगा। वो क्या होगा वो भी सुन लीजिए। 1962 में क्या हुआ था, उससे आगे कुछ नहीं। 1947 में क्या हुआ था, कश्मीर में क्या हुआ था, कबायलियों के साथ क्या हुआ था। जितना इतिहास को तोड़ मरोड़ करके कुतर्कों के साथ पेश किया जाना संभव है, अगर मोदी, पहली बात तो देखिए 99% में 71-72 का जिक्र होगा, 71-72 का जिक्र होगा। बिल्कुल वो तो आपका जो शिष्य है निशिकांत दुबे, मोदी जी का, उसने बता तो दिया कि बांग्लादेश गलत बना दिया था इंदिरा गांधी ने, कह तो दिया। इसके अलावा क्या बचेगा भाई? निशिकांत दुबे ही तो मोदी जी का ट्रबल शूटर है। वही तो आजकल धनखड़ के बाद वही तो सेट करता था पूरा एजेंडा। क्या कहा उसने? तो इंदिरा गांधी ने गलती की बांग्लादेश बना करके, तो मोदी जी की भी ऐसी सोचो, क्योंकि मोदी जी तो बड़ा नहीं देश। मोदी जी से तो ऑपरेशन सिंदूर, उसकी तो घोषणा भी अमेरिका कर रहा था। 6 बजे से सीज फायर लागू हुआ, 5:33 पे पहला ट्वीट किसका आया था? डोनाल्ड ट्रंप का। 5:50 पे किसका आया था? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का। आपका कितने बजे आया था? 5:57 आपके विदेश सचिव आए थे और 2 लाइन कहा था, ये मत भूलिए। बिल्कुल। अब देखिए सच कैसे आता है, कब आता है और कितना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।